हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई एक थ्रिलर रोमांस मूवी जिसका नाम है फिर आई हसीन दिलरुबा। ये हसीन दिलरुबा का सीक्वल है, तो अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस सेकेंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक सस्पेंस सीन से, जहाँ पे रानी भागते हुए पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे बचा लो, मेरा पति मुझे मार डालेगा। इसी के साथ कहानी पहले से स्टार्ट होती है, जहाँ पे रानी आगरा के किराए के घर में रह रही थी और वो ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। तभी वहाँ पे अभिमन्यु आ जाता है। अब अभिमन्यु की बात करें तो वो डॉक्टर है और वो रानी के मकान मालकिन को इंजेक्शन देने आया करता था। वो रानी को जिस तरह से देख रहा था, हम समझ जाते हैं कि वो रानी को लाइक करता है। जल्दी जल्दी में अपना कुछ सामान वहीं पे भूल कर जाती है, तो अभिमन्यु उसे वो सामान देने उसके ब्यूटी पार्लर जाता है। वहां पे रानी अभिमन्यु को 5 मिनट रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो अपने काम में इतनी बिजी हो जाती है कि कब शाम हो गई उसे पता नहीं चला। लेकिन अभी तक अभिमन्यु उसका बाहर इंतजार कर रहा था। फिर शाम में जब रानी उसे देखती है तो जल्दी से छाता लेकर वो बाहर आ जाती है। वो अभिमन्यु से सॉरी कहती है, लेकिन बदले में वो उसे मूवी के लिए पूछता है। लेकिन तभी वहां से ऋषु गुजर रहा था, तो जल्दी जल्दी में वो उसे हाँ कहकर ऋषु के पीछे चली जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि रानी और ऋषु आगरा में तो है लेकिन साथ नहीं रह रहे, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ऋषु मर चुका है। इसीलिए वो नया पासपोर्ट बनवा कर रानी के साथ 2 महीने में थाईलैंड जाने वाला था, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अब रानी को वेट नहीं हो रहा था। वो इसे चुप चुप के मिलने से तंग आ चुकी थी। लेकिन ऋषु से समझाता है कि बस कुछ ही दिनों की बात है। तभी रानी कहती है कि आज मकान मालकिन बाहर गाँव गई है। फिर शाम में ऋषु चुपके से रानी से मिलने चला जाता है, जहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी इधर हम देखते हैं आज फ्राइडे नाइट था और अभिमन्यु ने सिनेमा थिएटर के सारे सीट्स के टिकट बुक कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे रानी तो ऋषु के साथ बिजी थी। फिर बाद में जब रानी अपने क्लाइंट के पास चली जाती है तो अभिमन्यु वहां पर आ जाता है। अब जाके फाइनली रानी को रियलाइज होता है कि अभिमन्यु सिनेमा थिएटर के सामने बाहर वेट करके अब उससे मिलने आया है। उसे बहुत गिल्टी फील होता है। वो अभिमन्यु को सॉरी भी कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारा सॉरी तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम मेरे साथ मूवी देखने आओगी। इस पर रानी अगले फ्राइडे मूवी देखने के लिए मान जाती है। इधर ऋषु एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था और वहीं पे रहता उसकी मकान मालकिन थी पूनम, जो ऋषु के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन वो हमेशा कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता था। एक दिन शाम में जब ऋषु और रानी शॉपिंग करने बाहर निकले थे तो वो एक दूसरे के साथ कॉल पे बात कर रहे थे। तभी अचानक रानी चोर चोर कह के चिल्लाने लगती है, तो ऋषु उस चोर के पीछे भागने लगता है जो रानी की पर्स लेकर भाग रहा था। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, तो पुलिस को देख के चोर और ऋषु दोनों भी उल्टे डायरेक्शन में भागने लगते हैं। इंस्पेक्टर किशोर को देखकर रानी भी शॉक रह जाती है। फिर बाद में रानी की पर्स लेकर उसे लौटाने वो रानी के घर पर आ जाते हैं। तब वो रानी से कहते हैं कि दिनेश पंडित की कसौली का कहर बुक मैंने भी पढ़ी है। मैं सब समझ गया हूँ कि किस तरह से तुमने नील को फंसाकर उसे मार दिया और ऋषु को मरा हुआ घोषित कर कर उसके साथ आगरा में रह रही हो। ये सुन के रानी बहुत डर जाती है और वो ऋषु से मिलने चली जाती है। तब ऋषु कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है और शायद तुम्हें इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन भी बुलाया जाए, तो वहां पे भी बिल्कुल भी डरना मत। इसके बाद रानी जहाँ पे भी जाती कोई ना कोई पुलिस वाला उसे फॉलो करता। ये सब कुछ देख के रानी बहुत डरी हुई थी। तभी अगले दिन रानी को पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाता है, तो वहां पे जाने के बाद इंस्पेक्टर किशोर उसे बताते हैं कि ये केस दूसरे पुलिस को हैंड ओवर किया गया है। उनका नाम था डीएसपी मोंटू, जो नील के चाचा थे। ये सुन के रानी और डर जाती है। तब मोंटू रानी से कहते हैं कि ऋषु को मैं बचपन से जानता हूँ, जितना वो ऊपर दिखता है उससे कई ज्यादा वो अंदर छुपा हुआ है, तो जरूर वो तुम्हारे साथ आगरा में रह रहा है। एक न एक दिन वो मेरे हाथ लग ही जाएगा। रानी के जाने के बाद मोंटी पुलिस वाले से पूछता है कि रानी कहाँ कहाँ पे घूमती है। घर और ब्यूटी पार्लर के 1-2 किलोमीटर के एरिया में ही वो घूमती है। इसीलिए मोंटी ऋषु की फोटो लेकर उसी एरिया में पुलिस वालों को ढूंढने के लिए कहता है। तभी पुलिस ऋषु की फोटो लेकर पूनम के घर तक पहुंच जाती है, तो पूनम भी ऋषु को पहचान लेती है। लेकिन वो फोटो लेकर पूनम ऋषु के पास जाती है। वो अपने रूम में ही छुपा हुआ था। तो पूनम ऋषु से कहती है कि अगर तुम्हें बचना है तो मेरी डिमांड पूरी करनी होगी।
इसके लिए रीशु भी मान जाता है। फिर पूनम भी नीचे जाकर रीशु को पहचानने से मना कर देती है। दूसरी तरफ रीशु का ट्रैवल एजेंट गुड्डू को भी मोंटू ने अरेस्ट कर लिया था, इसीलिए रीशु ने अपना नंबर बंद कर दिया था। तो रानी कंटिन्यूअसली रीशु को कॉल कर रही थी और फोन ना लगने के कारण वो बहुत टेंशन में थी। फिर अगले दिन रीशु रानी तक मैसेज पहुंचवाता है और उससे मिलने उसके घर पर चला आता है। और यहाँ पे रीशु रानी से कह रहा था कि मैं सरेंडर कर लूंगा और पुलिस वालों से कहूंगा कि इसमें रानी का कोई हाथ नहीं है, तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन रानी इसके लिए मना कर देती है। तभी वहाँ पे अभिमन्यु आ जाता है। तो अभिमन्यु को देखकर रानी के दिमाग में एक आइडिया आती है। मोंटी का कहना था कि अगर रीशु मर गया है तो तुम्हें उसके घर वालों के साथ रहना चाहिए था, न कि इस तरह से आगरा आकर अकेली रहती। और ऊपर से अब तक तुमने शादी भी नहीं की है, इसीलिए मुझे गारंटी है कि रीशु जिंदा है। इसीलिए मोंटी का यह डाउट क्लियर करने के लिए रानी अभिमन्यु से मिलने सिनेमा थिएटर जाती है और वहाँ पे सीधा वो उसे शादी के लिए पूछती है। ये सुन के अभिमन्यु शॉक रह जाता है। वो पहले प्यार करना चाहता था, फिर शादी, लेकिन इस पर रानी कहती है कि शादी कर लो, प्यार तो बाद में हो ही जाएगा। ये बात जब वो ऋषु को बताती है तो पहले वो मना कर रहा था, लेकिन रानी उसे कहती है कि अब हमारे पास दूसरा कोई और रास्ता बचा नहीं है और वो ऋषु को शादी में जरूर आने के लिए कहती है। तो शादी के दिन मोंटू चाचा को भी लग रहा था कि जरूर शादी में ऋषु आएगा, तो वो उसी को ढूंढने में लगा हुआ था। तो शादी में ऋषु भी आता है, लेकिन बैंड वालों के ड्रेस में आया था और वो मोंटू को चकमा देकर वहां से चला जाता है। फिर शादी हो जाने के बाद जब सुहागरात की बारी आती है तो रानी अभिमन्यु से कहती है कि वो अभी इसके लिए रेडी नहीं है। तो अभिमन्यु भी इसके लिए मान जाता है और वो रानी की खूब केयर करता है। उधर दूसरी तरफ पूनम ऋषु को ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर तुमने मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो मैं पुलिस वालों को सब सच बता दूंगी। और वो उसे किस करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे रानी आ जाती है और वो ये सब कुछ देख के बहुत हर्ट हो जाती है। और घर वापस आने के बाद वो बहुत ड्रिंक करती है। फिर अभिमन्यु के आने के बाद नशे की हालत में ऋषु तो यहीं पे है, ऐसा रानी के मुंह से निकल जाता है। तो अभिमन्यु समझ जाता है कि ऋषु यही रानी के पास है। तो अगले दिन अभिमन्यु ऋषु से मिलने की जिद करता है। तो वो तीनों एक पार्क में मिलते हैं, जहाँ पे अभिमन्यु कहता है कि तुम दोनों को आगरा छोड़कर बाहर जाना चाहिए और उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सब बातें ऋषु को हजम नहीं हो रही थी। तो अभिमन्यु बताता है कि मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि रानी मेरा प्यार महसूस करे और मेरे पास वापस चली आए, और मैं उस पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। इसके बाद अभिमन्यु ऋषु को अपनी क्लिनिक लेकर आता है और वहाँ पे उसे छुपा देता है, क्योंकि अगले 2 दिनों तक क्लिनिक बंद था। फिर घर पर आने के बाद रानी अभिमन्यु से सॉरी कहती है, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि मैं तुम्हारा सॉरी तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम मेरे साथ मूवी देखने आओगी। इसके लिए रानी भी हाँ कर देती है और अभिमन्यु टिफिन लेकर क्लिनिक निकल जाता है। तभी इधर हम देखते हैं कि अभिमन्यु के क्लिनिक पर एक लल्लन नाम का आदमी आया था, लेकिन ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद ऋषु का पीछा करते हुए पूनम उससे मिलने आती है और यहाँ पे भी वो ऋषु को ब्लैकमेल कर रही थी। तो ऋषु 2 दिनों का टाइम मांगता है, तो पूनम वहां से चली जाती है। इसके बाद जब अभिमन्यु क्लिनिक पर आता है तो उसे गजरे की खुशबू आती है। तब ऋषु बताता है कि पूनम आई थी। ऋषु अभिमन्यु को पूनम के बारे में सब कुछ बता देता है। इस पर हंसते हुए अभिमन्यु कहता है कि तुम पूनम के पास चले जाओ और मैं रानी के पास चला जाऊंगा, दोनों भी यू टर्न ले लेंगे। लेकिन ये बस मजाक था। तभी अभिमन्यु देखता है जमीन पर मिट्टी के पैरों के दाग थे। उन्हें उठाने जब वो झुकता है तो ऋषि पीछे से अटैक कर देता है। तो अभिमन्यु उसे क्लिनिक के अंदर बंद करके ताला लगाकर वहां से रानी से मिलने चला जाता है। लेकिन मूवी के बदले वो उसे एक रिवर के अंदर बोटिंग के लिए लेकर जाता है, जहाँ पे बहुत से मगरमच्छ थे। तब अभिमन्यु रानी से कहता है कि मुझे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो रानी से पूछता है कि कभी तुमने मेरे बारे में कुछ फील किया है या नहीं। इस पर रानी कहती है कि अगर ऋषि मेरे जिंदगी में नहीं होता तो शायद वो अभिमन्यु से प्यार करती। ये सुनने के बाद अभिमन्यु रानी के साथ घर पर चला आता है। यहाँ पे वो रानी को दिखाता है कि वो भी दिनेश पंडित का बहुत बड़ा फैन है। एक कबड़ भर के उसके पास दिनेश पंडित के नॉवेल्स है। बचपन में ही उसके मम्मी पापा की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अपने चाचा चाची के साथ रह रहा था। लेकिन जब वो 20 साल का था उसके सारे घर वालों की मौत हो गई, और जिस सांप ने उन्हें काटा था वो मैंने ही वहां पर भेजा था, क्योंकि उन्हीं के कारण उसके मम्मी पापा की मौत हो गई थी। तो सबके जाने के बाद वो काफी अकेला पड़ गया था। इसीलिए थक हार कर
वो जान देने की भी कोशिश करता है। लेकिन उसी दिन अभिमन्यु ने रानी को देखा था, उसका ब्राइट कलर का ड्रेस, हाथ में दिनेश पंडित की बुक। ये देख के अभिमन्यु ने जान देने का आइडिया कैंसिल कर दिया और वो रानी से प्यार करने लगा। तो ये सुनने के बाद रानी बहुत डर जाती है और भागते हुए वो पुलिस स्टेशन जाती है। तो यही सीन हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। फिर मोंटी जब पुलिस वालों को अभिमन्यु के घर पर भेजता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तभी उन्हें एक लाश के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वहाँ पर देखने पर पता चलता है कि ये लाश अभिमन्यु की ही है और साथ में पूनम की भी डेड बॉडी थी। मोंटी को रानी पर ही शक था, इसीलिए वो उसे अरेस्ट करके ले जाता है और वो कांस्टेबल से कहता है कि न्यूज में ये खबर फैला दो कि रानी को जेल के अंदर बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। फिर ये न्यूज जब बाहर आती है तो 3 दिन बाद ऋषु का एक वीडियो आता है जिसमें वो बताता है कि वो जिंदा है, वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन सबसे पहले रेलवे के ब्रिज के पास वो रानी को जिंदा देखेगा, उसी के बाद वो सरेंडर करेगा। तो पुलिस भी इस बात के लिए मान जाती है और पूरी पुलिस फोर्स लेकर मोंटी रानी को लेकर ब्रिज के पास चला जाता है। रानी भागते हुए ऋषु के पास चली जाती है, जिसके बाद पुलिस उनको चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर रानी और ऋषु की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन है, लेकिन पास जाने पर हमें पता चलता है कि ये तो अभिमन्यु है। वो रानी और ऋषु को मारना चाहता था क्योंकि उन दोनों ने अभिमन्यु को धोखा दिया था। लेकिन तभी ऋषु और अभिमन्यु के बीच में झगड़ा स्टार्ट होता है और उनको रोकने के चक्कर में रानी ब्रिज से फिसल जाती है। तो ऋषु उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी अभिमन्यु उन्हें मारने आ रहा था। इसी में उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो तीनों ब्रिज से गिर जाते हैं। अब इन तीनों का भी बचना मुश्किल था क्योंकि पानी में बहुत सी मगरमच्छ थी। लेकिन मोंटी को डाउट था, इसीलिए वो सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। लेकिन सुबह तक उन्हें कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती, मिलता है बस ऋषु का आर्टिफिशियल हाथ। लेकिन मोंटी को अभी भी डाउट था, इसीलिए वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। उसे सीसीटीवी फुटेजेस से पता चलता है कि ये सब कुछ प्लान अभिमन्यु और ऋषु ने मिलकर किया है और उसे अभिमन्यु के पास्ट के बारे में भी सब पता चलता है कि किस तरह से उसने सांप का इस्तेमाल करके पूरे खानदान को मार दिया था और कैसे अभिमन्यु ने ललन सपेरा और पूनम को रास्ते से हटा दिया था। ये सब केस मोंटी अपने सीनियर को एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन उनके ऊपर भी प्रेशर था, इसीलिए वो मोंटी से कहते हैं कि ये केस क्लोज कर दो। तो ना चाहते हुए भी मोंटी को ये केस क्लोज करना पड़ता है। इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि रानी अभिमन्यु के साथ थी। तो उस रात रानी और अभिमन्यु बच जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ ऋषि को खा जाती है। रानी बच्चों को एक स्कूल में पढ़ाती है, तो जब वो बच्चों का होमवर्क चेक कर रही थी तो एक बुक में उसे कुछ लाइनें दिखाई देती है और वो समझ जाती है कि ऋषु अभी तक जिंदा है। फिर हम देखते हैं कि मोंटी के घर पर मगरमच्छ का शिकंजा ये बुक पहुंच गई थी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि दिनेश पंडित की कब की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके नाम पर कोई ये बुक छाप रहा है। ये सारी प्लानिंग अभिमन्यु की थी। अगर उनको जिंदा रहना है तो लोगों की नजरों में उन्हें मरना होगा, इसीलिए पानी में कूद के मगरमच्छों से कैसे बचना है ये अभिमन्यु को पता था। उन्होंने मगरमच्छों को ब्रिज से 2 किलोमीटर दूर मांस खिलाया था ताकि मगरमच्छ उसी इलाके में घूमती रहे और वो वहां से बच निकले। ये कहानी पढ़ के मोंटी समझ जाता है कि उस रात क्या हुआ था और लास्ट पेज पर एक मैसेज था कि अगर इस कहानी का एंड देखना है तो शाम 6 बजे चौथा महीना लवर्स पॉइंट आ जाना। और सेम मैसेज अभिमन्यु के टिफिन में भी था। तो जब अभिमन्यु वहां पर पहुंचता है तो रानी बिल्कुल माउंटेन के कॉर्नर पर खड़ी थी। वो अभिमन्यु से कहती है कि तुम मुझे अच्छे लगने लगे थे, लेकिन फिर बाद में तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। तो अभिमन्यु ने जानबूझकर एक मगरमच्छ को भटका दिया था ताकि वो ऋषि की तरफ अटैक कर सके। अभिमन्यु ने यह सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि रानी हमेशा उसकी बनी रहे। ये सारी बातें मोंटी भी वहीं से सुन रहा था। तो रानी अभिमन्यु से कहती है कि मैं हमेशा ऋषि की ही थी। ऐसा कह के वो माउंटेन से कूद जाती है। तो अभिमन्यु को ऋषि, रानी, ललन, पूनम और अपने चाचा के सारे घर वालों के मर्डर केस में अरेस्ट किया जाता है। फिर अगले दिन जब मोंटी अभिमन्यु को अरेस्ट करके ले जा रहा था तो अभिमन्यु पूछता है कि क्या तुम्हें रानी की डेड बॉडी मिली। इस पर मोंटी ना में जवाब देता है और अभिमन्यु हंसने लगता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि रानी जिंदा है। वो पानी से बाहर आकर ऋषि से मिलती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस मगरमच्छ ने जब ऋषि पे अटैक किया था तो वो अपना नकली हाथ देकर वहां से भाग निकला था। फिर लास्ट में मोंटी अभिमन्यु को जब आगरा लेकर आ रहा था
तब हमें पता चलता है कि दिनेश पंडित का बेटा ही अभिमन्यु था, वही ये सारी किताबें छपता था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।